तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का एक और चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8, समकालीन कविता, आज की कविता। राजेश जोशी तथा नरेश सक्सेना जी की कविताएं हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? निर्गुण भक्ति काव्य पढ़े, सगुण भक्ति काव्य, उसके बाद आया रीति काव्य, फिर छायावादी काव्य, फिर उत्तर छायावादी कविता, नई कविता, साठोत्तरी कविता, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं समकालीन कविता, जिसको आज की कविता कहते हैं। यहाँ पर राजेश जोशी तथा नरेश सक्सेना जी की हम लोग कविताएं पढ़ेंगे। पिछले पाठ में आपने साठोत्तरी कविता के बारे में पढ़ा। आज कविता लेखन की परंपरा अनेक रूपों में विद्यमान है। बहुत तरीकों से कविताएं लिखी जाती हैं। आज की कविता के केंद्र में आम लोगों के जीवन की अभिव्यक्ति है। किसान, मजदूर और वंचित समूह आदि ने कविता में नायकत्व पाया है, अर्थात कविता में अंतिम आदमी की चिंता है। आज की कविताओं में आपको लोगों के बारे में कविताएं मिलेंगी। किसान, मजदूर, वो वर्ग जो कि वंचित रहा, उनके बारे में कविताएं मिलेंगी। उनके ऊपर कविताएं लिखी गई हैं। साथ ही परिवेशगत यथार्थ की व्यापक अभिव्यक्ति हुई है। एक ओर निराशा, अवसाद और मूल्यहीनता की कविता है, तो दूसरी ओर नई दिशा और दृष्टि का अवलोकन भी है। जन सामान्य के भीतर आत्मविश्वास का भाव प्रकट हुआ है। राजनीतिक संदर्भ पर आधारित कविताओं की संख्या आज बढ़ी है। साथ ही स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, दिव्यांग विमर्श आदि का प्रचलन कविता में बढ़ा है। भाषा और शिल्प के स्तर पर भी अनेक नए प्रयोग हो रहे हैं, जैसे सपाट बयानी, नए दृश्य बिंब विधान, नए मुहावरे, नवगीत आदि। आइए इस पाठ में समकालीन कविता के दो प्रमुख कवियों राजेश जोशी और नरेश सक्सेना की कविताएं पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य देखते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप परिवार और समाज के संबंध को स्पष्ट कर सकेंगे। संयुक्त परिवार के टूटने के कारण सामाजिक संबंधों में आए बदलावों का उल्लेख कर सकेंगे। संयुक्त परिवार के गुणों और एकल परिवार के अवगुणों का वर्णन कर सकेंगे। आप कविता के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को प्रस्तुत कर सकेंगे। और क्या देखेंगे आप? संयुक्त परिवार एवं नक्शे कविताओं का भाव सौंदर्य प्रस्तुत कर सकेंगे। पर्यावरण तथा वर्तमान वैश्विक एवं सामाजिक बदलावों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। संयुक्त परिवार तथा नक्शे कविता की भाषा, संरचना एवं शिल्प सौंदर्य का विश्लेषण कर सकेंगे। हिंदी कविता की परंपरा के साथ साथ आधुनिक कविता के नए रूपों का वर्णन कर सकेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आप इस चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग राजेश जोशी जी के जो कविता है संयुक्त परिवार, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप पहले हम लोग पूरा कविता पढ़ लेंगे, फिर अंश 1, अंश 2, अंश 3 में, 3 भागों में ये आपकी किताबों में समझाया गया है, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मूल पाठ पढ़ते हैं। संयुक्त परिवार। मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है। घर के ताले में उसकी पर्ची खुशी है। आया होगा न जाने किस काम से वह, न जाने कितनी बातें रही होंगी मुझसे कहने को। चली गई है सारी बातें भी लौट कर उसी के साथ। रास्ते में हो सकता है कहीं उसने पानी तक न पिया हो। सोचा होगा शायद उसने कि यही मेरे साथ पिएगा चाय। कैसा लगता है
इस तरह किसी का घर से लौट जाना। इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन के उस पैतृक घर से। वहाँ बाबा थे, दादी थी, माँ और पिता थे। लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे सारे भाई बहन। कोई ना कोई हर वक्त बना ही रहता था घर में। पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था हर आने वाले को। पूछ लिया जाता था गुड़ और पानी को। खबर मिल जाती थी बाहर गए आदमी की। ताला देखकर शायद ही कभी कोई लौटा होगा घर से। टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ, बहुत कुछ। अब इस घर में रहते हैं इन मीन 3 जन। निकलना हो कहीं तो सब निकलते हैं एक साथ, घर सूना छोड़कर। यह छोटा सा एकल परिवार। कोई एक बाहर चला जाए तो दूसरों को काटने को दौड़ता है घर। नए चलन ने बहुत सहूलियत बख्शी है चोरों को। कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान। सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग। तार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश। बाबा को जानता था सारा शहर, पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते थे। मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से। अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं परिवार के सारे लोग एक साथ। टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है कोई नहीं सोचता। कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है। ये जो आप कविता भी पढ़ें, संयुक्त परिवार, पहले के ज़माने में कुछ जनरेशन्स पहले ही लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। आजकल ज़्यादातर लोग एकल परिवार में रहते हैं, अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े। आइए समझते हैं। परिवार को सामाजिकता की पहली इकाई माना जाता है। समाज में आप रहते हैं किसके साथ? परिवार के साथ। आपका परिवार ही आपका पहला समाज है, उसी से आप सब कुछ सीखते हैं। एक संस्था के रूप में परिवार की रचना मानव सभ्यता के इतिहास में बहुत पहले हुई होगी। परिवार ही हमारी पहली पाठशाला मानी जाती है। हम बहुत कुछ परिवार में ही सीखते हैं। एक संस्था के रूप में आज परिवार का आकार और उसकी स्थिति बदलती जा रही है। आधुनिक रहन सहन, जीवन शैली और बदलते मूल्यों के कारण संयुक्त परिवार टूटकर अब एकल परिवार में बदलते जा रहा है। आज आप भी हो सकता है अलग रहते होंगे, सिर्फ आप, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, ये एकल परिवार है। पहले लोग एक साथ रहते थे, बड़ा परिवार होता था। घर में हर समय चहल पहल रहती थी। लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन साथ रहते थे, जिसके कारण सामाजिक संबंध भी बिखरने लगे हैं। आज सभी एकल परिवार में हैं। आप अगर खुद सोचोगे तो आपके भी जो रिलेटिव्स हैं, आपका उनसे भी बहुत अच्छा संबंध नहीं होगा, बहुत आना जाना नहीं होगा। इसीलिए सामाजिक संबंध बिखर चुके हैं। बाजार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आइए इस टूटते बिखरते इन सामाजिक संबंधों को आधार बनाकर लिखी गई राजेश जोशी की कविता संयुक्त परिवार पढ़ते हैं। यहाँ पे अंश 1 है, मेरे आने से पहले घर से लौट जाना। आइए पर इसको वापस पढ़ लेते हैं। मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है। घर के ताले में उसकी पर्ची खुशी है। आया होगा न जाने किस काम से वह, न जाने कितनी बातें रही होंगी मुझसे कहने को। चली गई हैं सारी बातें भी लौट कर उसी के साथ। रास्ते में ही हो सकता है कहीं उसने पानी तक न पिया हो। सोचा होगा शायद उसने कि यहाँ मेरे साथ पिएगा चाय। कैसा लगता है इस तरह किसी का घर से लौट जाना। आइए समझते हैं। पहले जब जॉइंट फैमिली होता था, संयुक्त परिवार होता था, तो कोई भी घर आता था तो ताला देख के नहीं लौटता था।
क्योंकि घर में कोई ना कोई तो रहता था। लेकिन आज सब अलग अलग रहते हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो अक्सर लोग घरों में ताला लगा के चले जाते हैं, और जब लोग आते हैं तो बहुत बार लोग ताला देकर लौट जाते हैं। व्याख्या: कविता की शुरुआत किसी व्यक्ति के दरवाजे पर ताला लगा देखकर लौट जाने से हुई है। कवि बताता है कि दरवाजे में ताला लगा देखकर किसी आगंतुक ने ताले में एक पर्ची लगा दी। कोई आया होगा कुछ बात कहने, ताला लगा था तो वो किसे कहता, तो वो कागज़ में कुछ लिख के या कुछ पर्ची है उसके पास, वो वहाँ पर रख के चला गया। संभव है पर्ची में उस व्यक्ति ने अपना नाम, पता और आने का कारण लिखा हो, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। आप जानते हैं कि एकल परिवार अर्थात वह परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं के सभी सदस्य घर से बाहर होते हैं तो दरवाजे पर ताला लग जाता है। किंतु संयुक्त परिवार वह परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची सहित चचेरे भाई बहन आदि रहते हों वाले घर में ताला लगाने की ज़रूरत कभी नहीं होती, क्योंकि कोई न कोई सदस्य घर में हमेशा ही रहता है। एकल परिवार के सदस्य अपने अपने कार्यों से घर से बाहर जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें घर के दरवाजे पर ताला लगाना पड़ता है। कवि इस बात से चिंतित है कि मिलने के लिए आने वाले व्यक्ति मिले बिना लौटकर चला गया। उसकी चिंता का विषय यह भी है कि वह व्यक्ति जाने किस काम से आया होगा। उसके पास बहुत सी बातें रही होंगी कहने के लिए, लेकिन बिना कहे ही वह लौट गया होगा। कवि उसके लौट जाने से व्यथित है, चिंतित है। वह उसके प्यासे होने के बारे में भी सोचता है, और यह भी सोचता है कि शायद वह मेरे साथ चाय पीने की इच्छा से भी आया हो। घर में के ताले में पर्ची का लगा होना व्यक्ति का समाज से संवाद टूट जाने की त्रासदी को दिखाता है। ताले में पर्ची लगी देखकर कवि बेचैन और चिंतित है कि न जाने वह आगंतुक किस काम से आया होगा। शायद कुछ कहना चाह रहा होगा। अगर वह कहीं दूर से आया होगा तो उसने पानी तक नहीं पिया होगा। कवि को इसका भी पछतावा है कि वे सारी सूचनाएं जो उसे आगंतुक से मिलती उससे वह वंचित रह गया है। आपने यह देखा होगा कि चाय पीते हुए लोग अपने सुख दुख की बातें किया करते हैं। यहाँ कवि को इस बात का दुख है कि वह आगंतुक जो लौट गया शायद मेरे साथ बैठकर चाय पीना चाहता होगा। देखिए, कविता का ये जो हम लोग पहला अंश पढ़े, इन पंक्तियों में कवि ने संयुक्त परिवार के टूटने से परिवार और समाज में आ रहे बदलावों की ओर संकेत किया है, जिससे उसके आने की सूचना घर में रहने वालों को मिल जाए। किसी व्यक्ति के दरवाजे पर ताला लगा देखकर लौट जाने से कविता की शुरुआत हुई है। कवि ने लिखा कि दरवाजे में ताला लगा देखकर किसी आगंतुक ने ताले में एक पर्ची लगा दी है। संभव है पर्ची में उस व्यक्ति ने अपना नाम, पता और आने का कारण लिखा हो, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। आमतौर पर एकल परिवार, जहां वह परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, उस एकल परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम से बाहर होते हैं तो दरवाजे पर ताला लग जाता है। किंतु संयुक्त परिवार वह परिवार जहां दादा दादी, चाचा चाची सहित चचेरे भाई बहन आदि होते हैं वाले घर में ताला लगाने की जरूरत कभी नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई हर समय घर में रहता ही है। कवि इस बात से चिंतित है कि मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति मिले बिना लौटकर चला गया है। उसकी चिंता का विषय यह भी है कि वह व्यक्ति जाने किस काम से आया होगा। उसके पास बहुत सी बातें रही होंगी कहने के लिए, लेकिन बिना कहे ही वह लौट गया होगा। कवि मेहमान के प्यासे होने के बारे में भी सोचता है, और यह भी सोचता है कि शायद वह मेरे साथ चाय पीने की इच्छा से भी आया हो। घर के ताले में पर्ची का लगा होना व्यक्ति का समाज से संवाद के टूट जाने की त्रासदी को दिखाता है।
देखिए यहाँ पे ये सब जो क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको आंसर दिया जाए, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर सब कुछ चाहिए, तो 9051378712 इसमें आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, आपको ये सब चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंश 2 हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह कभी कोई दौड़ता है घर। आइए पहले अंश 2 एक बार पढ़ लेते हैं। इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन के उस पैतृक घर से। वहां बाबा थे, दादी थी, माँ और पिता थे। लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे सारे भाई बहन। कोई न कोई हर वक्त बना रहता था घर में। पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था और हर आने वाले को पूछ लिया जाता था गुड़ और पानी को। खबर मिल जाती थी बाहर गए आदमी की। ताला देखकर शायद ही कभी कोई लौटा होगा घर से। टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ, बहुत कुछ। अब इस घर में रहते हैं इन मिन 3 जन। निकलना हो कहीं तो सब निकलते हैं एक साथ, घर सूना छोड़कर। यह छोटा सा एकल परिवार, कोई एक बाहर चला जाएगा दूसरों को काटने को दौड़ता है घर। आइए व्याख्या देखते हैं। हमारी परंपरा में अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन होता रहा है। जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, हम उन्हें अतिथि देवो भव, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। हमारे यहाँ वैदिक युग से ही अतिथि को देवता के समान माना जाता रहा है। कवि को इस बात का बहुत दुख है कि उसके पैतृक घर से कभी कोई इस तरह नहीं लौटा होगा। किसी आगंतुक का लौट जाना कवि के लिए एक कष्टदायक घटना है। उसे याद आते हैं संयुक्त परिवार में रहने वाले दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और भाई बहन सभी साथ साथ रहते थे। यहाँ कवि की स्मृति बार बार अपने पैतृक घर की ओर जाती है। कविता के इस अंश में कवि उपभोक्तावादी संस्कृति पर आधारित नगरीय जीवन शैली की तुलना ग्रामीण जीवन शैली से करता है, जहां उसके लिए पहले घर का मतलब एक संयुक्त परिवार हुआ करता था। कवि अपने बचपन के उस पैतृक घर को याद करता है जहां कभी कोई दरवाजे से ताला देखकर नहीं लौटता था। आज की नगरीय जीवन शैली में परिवार के जीविकोपार्जन का दायित्व सभी पर है, जिसके कारण प्राय कार्य दिवसों पर घर में कोई मौजूद नहीं होता रहता। दरवाजे पर लगा ताला उसी का सूचक है। कवि के शब्दों में अब इस घर में रहते हैं इन मीन 3 जन, अर्थात बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था के दबाव के कारण लोग अपने कस्बों और गांवों से पलायन करते हुए जब महानगरों की ओर आते हैं, तब प्राय पति पत्नी और बच्चे ही उस घर में रहते हैं। दादा दादी और दूसरे रिश्तेदार पीछे छूट जाते हैं। कवि घर के सूनेपन के एहसास से घबराते हैं। खाली घर उसे काटने को दौड़ता है। मनुष्य की सामाजिकता उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वह अकेला नहीं जी सकता। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कवि किसी अतिथि के वापस लौटने के दर्द को व्यक्त कर रहा है। कवि कहता है कि हमारी यह परंपरा रही है अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन करना। कवि को इस बात का बहुत दुख है कि उसके पैतृक घर से कभी कोई इस तरह नहीं लौटा होगा कि कोई आया है, गेट में ताला देखकर वो बाहर से ही चला गया। किसी आगंतुक का लौट जाना कवि के लिए एक कष्टदायक घटना है। कवि ने यहाँ उपभोक्तावादी संस्कृति पर आधारित नगरीय जीवन शैली की तुलना ग्रामीण जीवन शैली से की है। कवि अपने बचपन के उस पैतृक घर को याद करता है जहां कोई कभी दरवाजे से ताला देखकर नहीं लौटा था। आज की नगरीय जीवन शैली
में एकल परिवार के जीविकोपार्जन जीविकोपार्जन का दायित्व सभी पर है, जिसके कारण प्राय कार्य दिवसों पर घर में कोई मौजूद नहीं रहता। दरवाजे पर ताला लगा होता है क्योंकि सब अपने जीवन को जीने के लिए काम करने बाहर जाते हैं। कवि के शब्दों में अब इस घर में रहते हैं इन मीन 3 जन, अर्थात बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था। खर्च बहुत बढ़ गया है। इसके दबाव के कारण लोग अपने कस्बों और गांवों से पलायन करते हुए जब महानगरों की ओर आते हैं, तब प्राय पति पत्नी और बच्चे ही उस परिवार में रहते हैं। कवि घर के सूनेपन के एहसास से घबराते हैं और खाली घर उसे काटने को दौड़ता है। मनुष्य की सामाजिकता उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मनुष्य अकेला नहीं जी सकता है। वो भले उसे ये लगे कि वो अकेला जी लेगा, पर वक्त के साथ उसे यह समझ जरूर आएगा कि उसे लोगों की ज़रूरत है जीने के लिए। आइए अंश 3 देखते हैं। नए चलन से ने लौट गया है। आइए, नए चलन ने बहुत सहूलियत बख्शी है। चोरों को कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान। सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते हैं लोग। तार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश। बाबा को जानता था सारा शहर, पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते थे। मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से, अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं परिवार के सारे लोग एक साथ। टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है कोई नहीं सोचता। कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि यहाँ उस समय को याद कर रहा है जब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते थे। इसके विपरीत आज एकल परिवार में सभी लोग जीवन की अपनी अपनी ज़रूरतों में उलझे हैं। ऐसी जीवन शैली के कारण एक ओर लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, तो दूसरी ओर चोरों को सुनहरा अवसर मिल जाता है। क्योंकि अब लोग घर से बाहर हैं, ताला लगा है, तो चोरी होती है। पहले जब लोग एक साथ रहते थे तो घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रहता था, तब चोरी की घटनाएं कम होती थी। घरों में लगे इन तालों ने लोगों को अपने आस पड़ोस से काट दिया है। लोग न तो एक साथ मिलकर खुशियां मना पाते हैं और न ही दुख के समय एक दूसरे के काम आ पाते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि न तो लोग अपने नात रिश्तेदारों के साथ रहते हैं और न पड़ोसियों से मित्रता कायम करने की यह फुर्सत है। लोग मोबाइल आदि माध्यमों के जरिए बधाई और शोक के संदेश भेजकर औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। कवि को परिवार टूटने का एहसास बार बार सताता है। संयुक्त परिवार के टूटने से अनेक स्तरों पर मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ये मूल्य ही परंपरा, संस्कृति और मर्यादा के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें इस बात की शिकायत भी है कि उपभोक्तावाद, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद ने हमारी मूल व्यवस्था को बेहद क्षति पहुंचाई है। कवि संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार के बनने की प्रक्रिया में पूर्वजों और अपनी पीढ़ी के बीच के अंतर पर ध्यान दिलाते हैं। जहां उनके बाबा को सारा शहर जानता था, वहीं उनके पिता की पीढ़ी से अजनबीपन का यह दौर शुरू हो गया। लेकिन तब भी उनके पिता को 4 मोहल्ले के लोग तो जानते ही थे। लेकिन कवि की पीढ़ी में उसके पड़ोसी तक उसका नाम नहीं जानते। द्वार पर आया हुआ अतिथि दरवाजे का ताला देखकर कवि के घर से लौट गया है। यह ताला आज नगरों में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक अलगाव को दर्शाता है, इंगित करता है।
आइए ध्यान से सुनिएगा। कवि बता रहा है कि संयुक्त परिवार न होने से चोरी बढ़ गई है, मिलना जुलना कम हो गया है, सुख दुख में भी लोग साथ नहीं होते, परिवार टूटने से समाज की व्यवस्था भी टूट गई है। कवि इन पंक्तियों में उस समय को याद कर रहा है जब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते थे। आज एकल परिवार में सभी लोग जीवन की अपनी अपनी जरूरतों में उलझ गए हैं। लोगों के पास एक दूसरों के लिए समय नहीं है। घरों में लगे इन तालों ने लोगों को अपने आस पड़ोस से काट दिया है। आज शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आपके आसपास में कौन रहता है, क्या हो रहा है, लेकिन पहले सबको पता रहता था। घरों में लगे इन तालों ने लोगों को अपने आस पड़ोस से काट दिया है। लोग न तो एक साथ मिलकर खुशी मना पाते हैं, न ही दुख के समय एक दूसरे के काम आ पाते हैं। चोरियां भी होने लगी हैं। अब लोग अपने नाते रिश्तेदारों के साथ नहीं रहते हैं और न पड़ोसियों से मित्रता कायम करने की अब फुर्सत है किसी के पास। लोग मोबाइल आदि माध्यमों के जरिए बधाई और शोक के संदेश भेजकर औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। कवि को परिवार टूटने का एहसास बार बार सताता है। संयुक्त परिवार के टूटने से अनेक स्तरों पर मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ये मूल्य ही परंपरा, संस्कृति और मर्यादा के नाम से जाने जाते हैं। कवि ने संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार के बनने की प्रक्रिया में पूर्वजों और अपनी पीढ़ी के बीच के अंतर पर ध्यान दिया है। कवि कहता है कि उनके जो दादा थे, जो बाबा थे, उनको सारा शहर जानता था। आपके जो दादा बाबा होंगे उनको भी सारा शहर जानता होगा उनके समय पे। वहीं उनके पिता की पीढ़ी में बदलाव आया, अजनबीपन का यह दौर शुरू हुआ, लेकिन तब भी आपके पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते होंगे। लेकिन कवि की पीढ़ी, आज की जो पीढ़ी है, उसके तो पड़ोसी तक उनका नाम नहीं जानते हैं। द्वार पर आया हुआ अतिथि दरवाजे का ताला देखकर कवि के घर से लौट गया है। यह ताला आज नगरों में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक अलगाव के बारे में हमें बताता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भाषा तथा शिल्प सौंदर्य। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। इसी के माध्यम से कवि अपनी अनुभूतियों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। कविता रागात्मक, लाक्षणिक, प्रतीकात्मक एवं आलंकारिक होती है। कविता की भाषा सामान्य भाषा की तुलना में स्वच्छंद, लचीली, जीवंत, प्रभावी और संप्रेषणीय होती है। आधुनिक कवियों का बल भाषा के संप्रेषण को प्रभावी बनाने पर होता है। आइए देखते हैं कि संयुक्त परिवार कविता भाषा की दृष्टि से दूसरी कविताओं से किस तरह अलग है। आधुनिक कविताओं में कवि का जोर परंपरागत रस, छंद, अलंकार के नियमों पर नहीं रहता है। आधुनिक कविता की भाषा आम बोलचाल की भाषा है। यह वह भाषा है जिसमें आम जनता सोचती है, बोलती है और अपनी भावनाएं संप्रेषित करती है। यह कविता को पढ़ते हुए आपको लगा होगा कि कवि अपनी आप बीती सुना रहा है। भाषा की सहजता इस कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। जब कवि एकल परिवार के सदस्यों को इन मीन 3 जन कहते हैं, तब उनकी भाषा की सहजता बोली की मिठास तक पहुंच जाती है। भाषा की सहजता आधुनिक कविता की विशेषता है। इसका कारण यह है कि आधुनिक कवि संप्रेषण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु यह आधुनिक कवि के लिए एक चुनौती भी है। माना जाता है कि लेखन में कभी भी शब्दों और उसमें निहित भावों को
उस रूप में उतारना संभव नहीं होता जैसा हम बातचीत के दौरान कर पाते हैं। संयुक्त परिवार कविता में राजेश जोशी भाषा और शिल्प की इस चुनौती पर खरे उतरे हैं। इस कविता में ताला न सिर्फ घर के दरवाजे पर लगा है अपितु सामाजिक संबंधों के ऊपर भी। कविता का आरंभ ही ताले में खुशी पर्ची से होता है। पर्ची कोई चाबी नहीं है जो ताले को खोल सके, लेकिन कवि ने इसके माध्यम से जिन सवालों को उठाया है वह सभ्यता के सवाल हैं। इन दृश्यों की बुनावट के लिए इस्तेमाल भाषा इतनी सहज और सरल है कि हर पाठक जुड़ाव महसूस करता है, जिन्हें हमारे जीवन में इतना दोहराया जाता है कि वे आम व्यक्ति के लिए मुहावरे बन गए हैं। संयुक्त परिवार कविता आधुनिक काल की कविता है। आधुनिक कविताओं में परंपरागत रस, छंद, अलंकार के नियमों के बंधन टूट गए हैं। कविता की भाषा आम बोलचाल की भाषा है। कविता पढ़ते हुए लगता है कि कवि अपनी आप बीती सुना रहा है। भाषा की सहजता इस कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। कवि द्वारा एकल परिवार के सदस्यों को ईन मीन तीन जन कहने पर उनकी भाषा की सहजता बोली की मिठास तक पहुंच जाती है। कविता की भाषा में चित्रात्मकता एवं दृश्यात्मकता है। इन दृश्यों की बुनावट के लिए कवि द्वारा इस्तेमाल भाषा इतनी सहज और सरल है कि हर पाठक जुड़ाव महसूस करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे नरेश सक्सेना जी के कविता को। ठीक है, नरेश सक्सेना नक्शे। ठीक है, नरेश सक्सेना जी की कविता। अब हम लोग नक्शे पढ़ेंगे। अब तक आप आदिकाल, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल के कई कवियों की कविताएं पढ़ चुके हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये नरेश सक्सेना जी का फोटो है। मैथिली, ब्रज एवं अवधी भाषा की कविताओं की यात्रा करते हुए आप खड़ी बोली हिंदी के तट पर विश्राम कर रहे हैं। खड़ी बोली हिंदी का सीधा संबंध आधुनिक काल की कविताओं एवं कवियों से है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ अगर 1805 ईस्वी से माने तो आधुनिक काल का दायरा लगभग 150 वर्षों का ठहरता है। 150 वर्षों के इस विस्तृत काल खंड में भी हिंदी कविता भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता जैसे काव्य आंदोलनों से गुजरते हुए आज यहाँ तक पहुँची है। नरेश सक्सेना आधुनिक काल के भी सबसे आधुनिक समय के संदर्भ में कवियों में से एक है। पिछले 50-60 वर्षों से हिंदी कविता लेखन के क्षेत्र में वह सक्रिय है। अतः उनको पढ़ना और जानना आधुनिक समय और समाज के बदलावों को जानना है। नरेश सक्सेना की कविताएं प्रकृति सौंदर्य के विविध रूपों, इंजीनियरिंग पेशों के अनुभवों एवं मानवीयता के प्रति अपार प्रेम से भरी हुई हैं। वैश्वीकरण के पश्चात भारत के संदर्भ में 1990 के बाद बदली हुई विश्व व्यवस्था, बाजारवाद के प्रति प्रतिरोध की भावना एवं पर्यावरण की चिंता भी नरेश जी की कविताओं में दिखाई पड़ती है। नक्शे कविता पढ़ते हुए आप इन बातों को और भी गहराई से समझ पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं कविता का मूल पाठ। ठीक है, मूल पाठ को हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर ये जो कविता है इसको हम लोग 2 अंशों में समझाया गया है वो अंश हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि ये कविता जब आप पढ़ेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग्स का हेल्प मिलेगा इससे। शब्दार्थ, बल्दियत पिता का नाम है, नब्ज नाड़ी, स्मृति याददाश्त, नब चुकना नब चुके,
किसी घेरे में आना, खत्म होना। रक्तचाप, रक्त का दबाव, ब्लड प्रेशर। लक्ष्य, उद्देश्य, मंजिल, बदहवास, परेशान, हैरान, पैमाना, मापने का आधार, पोखर, तालाब, कसूरवार, गलती करने वाला, तफरीह, मन बहलाव हेतु, इधर उधर, घूमना फिरना, फौरन, तुरंत, तत्काल, मस्खरा, विदूषक, परिहास करने वाला, हंसी मजाक करने वाला। ठीक है, आइए मूल पाठ। आइए अब कविता से रूबरू होते हैं। किसी भी कविता को समझने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका उचित आरोह अवरोह के साथ पाठ वाचन। तो सबसे पहले उचित आरोह अवरोह के साथ नक्शे कविता को पढ़ते सुनते हैं। नक्शे। नक्शे में जंगल है, पेड़ नहीं। नक्शे में नदियां हैं, पानी नहीं। नक्शे में पहाड़ है, पत्थर नहीं। नक्शे में देश है, लोग नहीं। समझ ही गए होंगे आप कि हम सब एक नक्शे में रहते हैं। हमारी पैंटों और चप्पलों से लेकर बल्दियत और चोटों के निशान, नब्ज, रक्तचाप और तापमान, स्वप्न और स्मृतियों सहित नप चुके हैं और नक्शे तैयार हैं। नक्शों में नदियां अब भी कितनी साफ हैं और चमकदार कहती हुई, हमें तो अब यही अच्छा लगता है। नक्शों में गतियां हैं, लक्ष्य हैं, दिशाएं हैं, अतीत है, भविष्य है और सब तरह के रंग हैं। क्या नहीं है? बाजरे की रोटियां और धनिए पुदीने की चटनी तक नक्शे में जा चुकी हैं। एक लंबे क्यू में खड़े बदहवास हम पूछते हैं, भाई साहब, कहीं हम नक्शों से बाहर तो नहीं छूट जाएंगे? नक्शों में सबसे खतरनाक चीज होती है उनका पैमाना। पैमाना हटाते ही बौने हो जाते हैं पहाड़, समुद्र, पोखर हो जाते हैं। शहरों को छोड़िए, छोटे मोटे देश तक गायब हो जाते हैं। इसमें कसूरवार नक्शे नहीं, आंखें ठहराई जाती हैं। तफरीह की जगह नहीं है यह। नक्शों से फौरन बाहर निकल आइए। मुझे लगता है एक दिन सारे नक्शों को मोड़कर जेब में रख लेगा कोई मस्खरा और चलता बनेगा। ठीक है, अभी समझाएंगे हम एक एक करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। आइए समझें। अंश एक। तो इससे पहले कि अंश एक मैं आपको समझाऊं, पहले अंश एक फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना बार आप ये कविता पढ़ेंगे ना, चीजें आपके लिए उतनी अच्छी होती जाएंगी। नक्शे में जंगल है, पेड़ नहीं। नक्शे में नदियां हैं, पानी नहीं। नक्शे में पहाड़ है, पत्थर नहीं। नक्शे में देश है, लोग नहीं। समझ ही गए होंगे आप कि हम सब एक नक्शे में रहते हैं। हमारी पैंटों और चप्पलों से लेकर बल्दियत और चोटों के निशान, नब्ज, रक्तचाप और तापमान, स्वप्न और स्मृतियों सहित नप चुके हैं और नक्शे तैयार हैं। नक्शों में नदियां अब भी कितनी साफ हैं और चमकदार कहती हुई, हमें तो अब यही अच्छा लगता है। आइए आगे देखिए। नक्शों में गतियां हैं, लक्ष्य हैं, दिशाएं हैं, अतीत है, भविष्य है और सब तरह के रंग। क्या नहीं है? बाजरे की रोटियां और धनिए पुदीने की चटनी तक नक्शे में जा चुकी हैं।
एक लंबे क्यू में खड़े बदहवास हम पूछते हैं, भाई साहब कहीं हम नक्शों से बाहर तो नहीं छूट जाएंगे। आइए वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखा कीजिए। अगर ये आदत आप रखेंगे ना तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ तो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, फिर एग्जाम में अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। हालांकि अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमारा नंबर है 9051378712, आप इसमें हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको हम लोग क्वेश्चन आंसर्स दे दें। ठीक है, आइए अंश 1 देखते हैं। प्रसंग, अब तक आप कविता पढ़ चुके हैं। नक्शा देखना एक बात है और नक्शे को मानवीयता और उसकी आवश्यकताओं से जोड़कर समझना दूसरी बात है। आइए अब देखते हैं कि नरेश सक्सेना का नक्शा कैसे अन्य नक्शों से भिन्न है, अलग है। मानचित्र में रचनाकार रेखाओं के सहारे मानचित्र बनाता है, जबकि कवि शब्दों के सहारे ही कविता में नक्शा गढ़ता है। शब्द ही कवि की कूची, रंग और रेखाएं हैं। नरेश सक्सेना मूल रूप से बोलचाल की भाषा के कवि हैं, इसलिए उनकी कविताओं में अधिकतर शब्द भी आम बोलचाल के ही आते हैं। मानचित्र में रचनाकार रेखाओं के सहारे मानचित्र बनाते हैं, जबकि कवि शब्दों के सहारे कविता को समझाते हैं, कविता के नक्शा को बताते हैं। शब्द ही कवि के कूची, रंग और रेखाएं हैं। नरेश सक्सेना ने भी नक्शे कविता में आज के बचे जीवन के यथार्थ को नक्शे में हमें बताया है। ध्यान से सुनिएगा व्याख्या। नरेश सक्सेना के लिखने और अधिक पढ़े जाने वाले कवि हैं। अब तक उनके 2 संग्रह समुद्र पर हो रही है बारिश एवं सुनो चारुशिला प्रकाशित हो चुके हैं। नक्शे उनके प्रथम संग्रह की आखिरी कविता है। अब तक आप इस कविता को पढ़कर, जानकर और अलग अलग प्रश्नों का जवाब देकर समझ चुके हैं कि कविता में नक्शे की अवधारणा को भिन्न दृष्टिकोण से देखा गया है। इस दृष्टिकोण के मूल में मानवीयता, बाजारीकरण का असर और पर्यावरण की चिंता है। मूल रूप से विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के अध्येता होने के कारण नरेश सक्सेना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इस भिन्नता का कारण है। दरअसल नरेश सक्सेना का बचपन प्रकृति की उन्मुक्ता छांव में बीता था। उन्होंने प्रकृति का स्वच्छ, निर्मल एवं प्रसन्न रूप देखा होगा था, इसलिए किसी परिजन की तरह कविताओं में नरेश सक्सेना प्रकृति और पर्यावरण की दुरावस्था के प्रति चिंता अभिव्यक्त करते हैं। वस्तु और पदार्थ भी कवि के लिए मानव की तरह ही सजीव है। नक्शे कविता में कवि की इन भावनाओं को देखा परखा जा सकता है। आइए आगे देखिए। समझ की सुविधा के लिए नक्शे कविता को 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम हिस्से में नक्शे में क्या है और क्या नहीं है, इसका उल्लेख किया गया है। मध्य के 3 पंक्तियों में एक सामान्य व्यक्ति की जिज्ञासा और बदहवासी अभिव्यक्त की गई है कि कहीं हम नक्शों से बाहर तो नहीं छूट जाएंगे। और फिर है कविता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आइए अब हम प्रथम हिस्से के अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आप अलग अलग तरह के नक्शों का मुआयना कर चुके हैं। आपने भारत और उसके सीमावर्ती देशों का नक्शा देखा। सीमावर्ती मतलब आसपास। अपने राज्य और पड़ोसी राज्यों का नक्शा देखा है। अपनी जमीन और मकान का नक्शा देखा है। आजकल तो मकान से लेकर दुकान तक, विद्यालय से लेकर अस्पताल तक, हकीकत से लेकर ख्वाब तक, हर चीज का नक्शा आपके समक्ष विज्ञापन दे देकर प्रस्तुत किया जाता है।
इसलिए कवि किसी एक नक्शा के बारे में बात करने की बजाय नक्शे बहुवचन की बात करता है। कवि कहना चाहता है कि जाने अनजाने आज के समय में हम सब किसी न किसी नक्शे में रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि वह नक्शा है कैसा। ये ऐसे नक्शे हैं जिसमें जंगल तो है पर पेड़ नहीं, नदियां हैं पर पानी नहीं, पहाड़ हैं पर पत्थर नहीं, और तो इन नक्शों में देश के देश दिखाई पड़ते हैं पर लोगों का नामो निशान नहीं है। मतलब भौगोलिक रूप से तो ये चीज़ें मौजूद हैं, किंतु उनका प्राण तत्व, उनकी जीवंतता गायब हो गई है। नदी का पानी के बिना, पहाड़ का पत्थरों के बिना और देश का लोगों के बिना क्या अस्तित्व है? जरा सोचिए। ऐसे नक्शे अस्तित्व में हैं और लोगों को अपनी ओर अपने रंग रोगन और योजनाओं से आकर्षित भी कर रहे हैं। बाजार में तो ऐसे नक्शों की भरमार है, बस इन नक्शों की मानवीयता और संवेदनाएं जगह नहीं पाती हैं। वैसे भी बाजार में पदार्थ और उत्पाद की जगह होती है, संवेदनाओं और मानवीयता की नहीं। आगे की पंक्तियों में अपनी बात को बढ़ाते हुए कवि कहता है कि हमारे जीवन की छोटी छोटी चीजें भी इन नक्शों की भेंट चढ़ चुकी हैं। पैंट और चप्पल उन छोटी चीजों के प्रतीक हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। वल्दियत से इशारा उन चीजों के प्रति है जो हमें अपने पुरखों और अपनी परंपरा से मिलता है। चोटों के निशान हमारी स्मृति और सुख दुख का हिस्सा है, जो नितांत व्यक्तिगत चीजें होती हैं। नब्ज, रक्तचाप और तापमान हमारे शरीर के उन हिस्सों की ओर संकेत करते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार होना चाहिए, चाहे वह शारीरिक बीमारी के रूप में ही क्यों न हो। परंतु नक्शे के इस जमाने में कुछ भी हमारा नहीं है, न ही स्वप्न और न ही स्मृति। ये सभी के सभी वस्तु और उत्पाद के रूप में तब्दील होकर किसी न किसी नक्शे में समा गए हैं। मतलब कि हम और हमारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं और तरह तरह के नक्शे तैयार हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, प्रकृति का इतना दोहन हो रहा है कि अब वह अपना मूल रूप खोती जा रही है। दूसरी तरफ तरह तरह के चमकदार नक्शे हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति पर चुटकी लेते हुए कवि लिखता है कि अब तो नदियां भी कहने लगी हैं कि उन्हें भी नक्शे में ही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ नक्शे में ही नदियां साफ और चमकदार दिखती हैं। वास्तव में तो नदियों का हाल आपको पता ही है कि नदियां कितनी प्रदूषित हो चुकी हैं। इन पंक्तियों में प्रकृति और पर्यावरण की वर्तमान परिस्थितियों पर गहरा व्यंग किया गया है। नदियों के माध्यम से यहाँ कवि की अपनी भावना अभिव्यक्त हुई है और एक तरह का आक्रोश भी है। प्रकृति, पर्यावरण और नदियों की दुरावस्था तथा नक्शा प्रस्तुत करने वालों में कोई न कोई संबंध तो अवश्य है। कहीं इस दुरावस्था के जिम्मेदार वे ही तो नहीं हैं? जरा सोचिए और पर्यावरण के प्रति सचेत लोगों से चर्चा कीजिए। आगे नक्शे की शक्ति का उल्लेख करते हुए कवि लिखता है कि इन नक्शों में कोई भी कमी नहीं है। जो जो चीज़ें हमारे जीवन से गायब हो चुकी हैं वे भी यहाँ मौजूद हैं। अतीत और भविष्य के तमाम रंग नक्शों में मौजूद हैं। हमारी परंपरा से लेकर अगले कई वर्षों की योजनाएं, लक्ष्य, भविष्य की दशा दिशा, सब कुछ यहाँ उत्पाद रूप में मौजूद है। ऐसी गीत, ऐसी गति और कहाँ दिखेगी जहाँ एक नज़र में आप सैकड़ों वर्ष आगे और पीछे देख सकते हैं। यहाँ तक कि बाजरे की रोटियाँ
और धनिया पुदीने की चटनी यानी कि हमारे स्वाद तक उत्पाद बनकर नक्शे में समा चुका है। क्यों भी आजकल गूगल के नक्शे में आपको जगह से लेकर स्वाद तक की सूचना देने वाले सभी ऐप मौजूद हैं और हमारी छोटी से छोटी सूचनाएं उनके ऐप में दर्ज हैं। हमारी आदतें, हमारी पसंद, हमारी जगहें क्या नहीं है उनके पास। ये तो आपको ही पता होगा कि हम लोग ऐप यूज़ करते हैं और हमारा सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। नक्शे में क्या है और क्या नहीं है, पर इतनी बात कर लेने के बाद एक सामान्य और इस नई व्यवस्था के दुष्प्रभाव से अनजान व्यक्ति के प्रश्न से कविता अपनी भाव भंगिमा बदलती है। इस व्यवस्था में नक्शे ने ऐसा आकर्षण और आवश्यकता पैदा कर दी है कि हर किसी को नक्शे में शामिल रहना ही श्रेष्ठकर लगता है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हम पूछते हैं में हम कौन हैं? हम इस व्यवस्था के शिकार वे तमाम लोग हैं जो किसी भी कीमत पर नक्शे में शामिल हो जाना चाहते हैं, जिन्हें वर्तमान और खुद पर भरोसा नहीं है और भविष्य की चिंता से भयभीत है। नक्शे से बाहर छूटने की आशंका उनके इसी भय को अभिव्यक्त करती है। ध्यान से सुनिएगा पहला अंश एक बार फिर से मैं आपको कुछ और शब्दों के माध्यम से बताना चाहूँगा। नरेश सक्सेना की नक्शे प्रथम संग्रह की आखिरी कविता है। कविता में नक्शे की अवधारणा को अलग दृष्टिकोण से देखा गया है, जिसमें मानवीयता, बाजारीकरण का असर एवं पर्यावरण की चिंता है। नरेश सक्सेना का बचपन प्रकृति की उन्मुक्त छाव में बीता था। उन्होंने प्रकृति का स्वच्छ, निर्मल एवं प्रसन्न रूप देखा होगा था। इसलिए किसी परिजन की तरह कविताओं में नरेश सक्सेना प्रकृति और पर्यावरण की बुरी दुरवस्था के प्रति चिंता अभिव्यक्त करते हैं। नक्शे कविता में कवि की इन भावनाओं को देखा परखा जा सकता है। कवि कहते हैं कि ये कैसे नक्शे हैं जिनमें जंगल तो हैं पर पेड़ नहीं है, नदियां हैं पर पानी नहीं है, पहाड़ हैं पर पत्थर नहीं है, और तो और इन नक्शों में देश के देश दिखाई पड़ते हैं पर लोगों का नामो निशान नहीं है। मतलब भौगोलिक रूप से तो ये चीजें मौजूद हैं, किंतु उनका प्राण तत्व, उनकी जीवंतता गायब है। कवि इन पंक्तियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की कमी और लुप्त होती संवेदना पर व्यंग कर रहा है। ऐसे नक्शे अस्तित्व में हैं और लोगों को अपनी ओर अपने रंग रोगन और योजनाओं से आकर्षित भी कर रहे हैं। बाजार में तो ऐसे नक्शों की भरमार है, अर्थात बाजारवाद के युग में इन नक्शों में मानवीयता एवं संवेदनाएं जगह नहीं पाती हैं। अपनी बात को बढ़ाते हुए कवि कहता है कि हमारे जीवन की छोटी छोटी चीजें भी इन नक्शों की भेंट चढ़ चुकी हैं। पैंट और चप्पल उन छोटी चीजों के प्रतीक हैं जिनका उपयोग हम हर रोज अपने जीवन में करते हैं। वल्दियत से इशारा हमें अपने पुरखों और अपने परंपराओं से मिली चीजों से है। चोटों के निशान हमारी स्मृति और सुख दुख का हिस्सा है, जो नितांत व्यक्तिगत चीजें होती हैं। नब्ज, रक्तचाप और तापमान हमारे शरीर के उन हिस्सों की ओर संकेत करते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार होना चाहिए, चाहे वह शारीरिक बीमारी के रूप में हो ही क्यों ना हो। परंतु नक्शे के इस जमाने में कुछ भी हमारा नहीं है, न ही स्वप्न न ही स्मृति। ये सभी के सभी वस्तु और उत्पाद के रूप में तब्दील होकर किसी न किसी नक्शे में समा गए हैं। मतलब कि हम और हमारी चीजें खत्म होती जा रही हैं और तरह तरह के नक्शे
तैयार हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। प्रकृति का इतना दोहन हो रहा है कि वह अपना मूल रूप खोती जा रही है। दूसरी तरफ तरह तरह के चमकदार नक्शे हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति पर चुटकी लेते हुए कवि लिखता है कि अब तो नदियां भी कहने लगी हैं कि उन्हें भी नक्शे में ही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ नक्शों में ही नदियां साफ और चमकदार दिखती हैं। वास्तव में नदियां साफ नहीं हैं। इन पंक्तियों में प्रकृति और पर्यावरण की वर्तमान परिस्थितियों पर गहरा व्यंग किया गया है। नदियों के माध्यम से यहाँ कवि की अपनी भावना अभिव्यक्त हुई है और एक तरह का आक्रोश भी प्रकृति, पर्यावरण और नदियों की दुर्वस्था तथा नक्शा प्रस्तुत करने वालों में कोई न कोई संबंध तो अवश्य है। कहीं इस दुरावस्था के जिम्मेदार से ही तो नहीं है। आगे देखिए, उपभोक्तावादी व्यवस्था में नक्शे ने ऐसा आकर्षण और आवश्यकता पैदा कर दी है कि हर किसी को नक्शे में शामिल रहना ही श्रेष्ठकर लगता है, अर्थात व्यक्ति इस उपभोक्तावाद में जीना चाहता है। अंश 2 प्रसंग देख लीजिए, ठीक है। आइए सबसे पहले अंश 2 मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। नक्शे में सबसे खतरनाक चीज होती है उनका पैमाना। पैमाना घटाते ही बौने हो जाते हैं पहाड़, समुद्र पोखर हो जाते हैं, शहरों को छोड़िए छोटे मोटे देश तक गायब हो जाते हैं। इसमें कसूरवार नक्शे का नहीं, आंखें ठहराई जाती हैं। तारीफ की जगह नहीं है यह, तफरीह की जगह नहीं है यह। नक्शों से फौरन बाहर निकल आइए। मुझे लगता है एक दिन सारे नक्शों को मोड़कर जेब में रख लेगा कोई मस्खरा और चलता बनेगा। आइए अंश 2 देखते हैं। प्रसंग। इसके बाद प्रारंभ होता है कविता का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम हिस्सा। इन पंक्तियों में कवि नक्शे की असलियत और उद्देश्य को हमारे सामने रखता है, ठीक है। आइए व्याख्या देखते हैं। अभी तक कवि नक्शे के स्वरूप और उसकी वर्तमान स्थिति पर तटस्थ भाव से टिप्पणी कर रहा था, परंतु आगे की पंक्तियों में कवि की धारणाएं और विचार अभिव्यक्त हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि कविता में प्रवेश करने से पूर्व आपने नक्शे और पैमाने के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। नक्शे के उस विज्ञान को ध्यान में रखते हुए अब आगे की पंक्तियां पढ़िए और अर्थ का अनुमान लगाइए। सोचिए कि पैमाने को सबसे खतरनाक क्यों बताया गया है। अब तक आप जान चुके हैं कि तय किए गए पैमाने के अनुसार ही नक्शे में किसी जगह की लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल तय होता है। इसलिए कवि कहता है कि पैमाना घटाते ही पहाड़, शहर, समुद्र तो छोड़िए देश तक नक्शे से गायब हो जाते हैं। यानी नक्शे में कौन रहेगा और कौन नहीं, वह पैमाने से ही तय होता है। उदाहरण के लिए, अगर पैमाने में 100 किलोमीटर को एक इकाई मान लिया गया तो नक्शे में 100 किलोमीटर से छोटी जगह नहीं के बराबर दिखाई पड़ेगी। और मजे की बात तो यह है कि इसके लिए दोषी न तो नक्शे को ठहराया जाता है और न ही नक्शे के योजनाकारों को, नक्शे को बनाने वालों को, बल्कि दोषी उन लोगों को माना जाता है जो उन नक्शे को देखते हैं और उसमें शामिल होना चाहते हैं। विश्व की तमाम योजनाएं एवं देश की विभिन्न सरकारी योजनाएं
इसके जीते जागते उदाहरण हैं, जहां योजनाओं में शामिल नहीं होने की सारी जिम्मेदारी आम नागरिकों पर ही डाल दी जाती है। इसलिए कवि कहता है कि जितना जल्दी हो सके इन नक्शों से बाहर निकल आइए। यह कोई आनंद या घूमने फिरने की जगह नहीं है। पता नहीं इन नक्शों की योजनाएं किस उद्देश्य से बनाई गई हों। कवि आशंका व्यक्त करता है कि न जाने इन नक्शों के पीछे कौन कौन से षड्यंत्र हों, या फिर कोई सोची समझी रणनीति से हमें मूर्ख ही बना रहे हों। कवि को लगता है कि एक दिन कोई परिहास करने वाला व्यक्ति सारे नक्शों को लेकर चलता बनेगा और हम ठगे ठगे से देखते रह जाएंगे। नक्शे की राजनीति करने वाले व्यक्ति हमारे वश में नहीं है, किंतु हम तो अपने आप को इन योजनाओं और नक्शों से बाहर कर सकते हैं। इसलिए कवि कविता के अंत में तमाम लोगों से अपील करता है कि नक्शों से फौरन बाहर निकल आइए। प्रकृति और मानवीयता के हित में यही है कि मनुष्य नक्शे में शामिल होने की इस अंधी दौड़ से बाहर निकल आए। ध्यान से सुनिएगा। कवि ने नक्शे के पैमाने को सबसे खतरनाक बताया है, क्योंकि तय किए गए पैमाने के अनुसार ही नक्शे में किसी जगह की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल तय होते हैं। इसलिए कवि कहता है कि पैमाना घटाते ही पहाड़, शहर, समुद्र तो छोड़िए, देश तक नक्शे से गायब हो जाते हैं। यानी नक्शे में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह पैमाने से ही तय होता है। उदाहरण के लिए, अगर पैमाने में 100 किलोमीटर को एक इकाई माने, तो नक्शे में 100 किलोमीटर से छोटी जगहें नहीं के बराबर दिखाई पड़ेंगी। इसके लिए दोषी न तो नक्शे को ठहराया जाता है और न ही नक्शे के योजनाकारों को, बल्कि दोषी उन लोगों को माना जाता है जो उस नक्शे को देखते हैं या उसमें शामिल होना चाहते हैं। यहाँ कवि ने देश और समाज में सरकारों द्वारा अपनी नाकामी को जनता पर डालने पर व्यंग किया गया है। विश्व की तमाम योजनाएं एवं देश की विभिन्न सरकारी योजनाएं इसके जीते जागते उदाहरण हैं, जहां योजनाओं में शामिल होने नहीं होने की सारी जिम्मेदारी आम नागरिकों पर ही डाल दी जाती है। इसलिए कवि कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इन नक्शों से बाहर निकल आइए। इन नक्शों की योजनाएं किस उद्देश्य से बनाई गई हों। कवि को आशंका है कि इन नक्शों के पीछे षड्यंत्र हो सकते हैं, या फिर कोई सोची समझी रणनीति से हमें मूर्ख ही बना रहा हो। कवि को लगता है कि एक दिन कोई परिहास करने वाला व्यक्ति सारे नक्शों को लेकर चलता बनेगा और हम ठगे ठगे से देखते रह जाएंगे, अर्थात बाजारीकरण और उपभोक्तावाद की संस्कृति समस्त मानवता को समाप्त कर देगी। आइए टिप्पणी देखिए। एक, नक्शे कविता दो स्तरों पर चलती है। पहली नक्शे और मानचित्र के संदर्भ में, यहाँ नक्शा, पैमाना आदि जैसे शब्द का मूल अर्थ के अलावा प्रतीकात्मक अर्थ विस्तार भी है। दूसरा, नक्शा इस पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा तैयार की गई उन तमाम योजनाओं का प्रतीक है जिसमें आम लोगों और देशों को शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें व्यक्ति, प्रकृति, संवेदना और मानवीयता के लिए कोई जगह नहीं है, जहां हर चीज वस्तु और उत्पाद की तरह देखी जाती है, जहां कलाकाट, प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिकता और मुनाफाखोरी ही उद्देश्य है, जहां शक्तिशाली राष्ट्र और लोग ही तय करते हैं पैमाना अर्थात आधार। वे जब चाहें पैमाने को छोटा या बड़ा
कर किसी के नक्शे में शामिल कर सकते हैं तो किसी को नक्शे से गायब। 3, नरेश सक्सेना मानवीयता के प्रबल पक्षधर हैं। मनुष्य अपने जिन गुणों के कारण मनुष्य कहलाता है उसके खोते चले जाने की चिंता इस कविता में अभिव्यक्त हुई है, जैसे बाजरे की रोटियां और धनिये पुदीने की चटनी का नक्शे में समा जाना। इसका आशय स्वाद की विविधता के खत्म हो जाने से है। इस वैश्वीकृत व्यवस्था में छोटी छोटी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह गया है और बाजार सबको एक जैसा बना डालना चाहता है। मनुष्य ही वह प्राणी है जो अपनी परंपरा, संस्कृति और स्मृति को सहेज कर रखना चाहता है। बल्दियत और चोटों के निशान इसी ओर इशारा करते हैं। नक्शे के इस विराट रूप के समक्ष हमारे स्वप्न, स्मृति, परंपरा और संस्कृति सब कुछ खतरे में है। इसलिए कवि चाहता है कि जितनी जल्दी संभव हो इस नक्शे से बाहर निकल जाया जाए। यही मनुष्यता के हित में है। आगे देखिए 4, इस कविता में पर्यावरण की चिंता भी गंभीर रूप से अभिव्यक्त हुई है। कहते हैं कि महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रकृति को पुस्तक की तरह देखा करते थे। नरेश सक्सेना का बाल्यकाल भी स्वच्छ और स्वच्छंद प्रकृति की गोद में ही बीता था। उनकी कविताओं को पढ़ने से ऐसा लगता है कि प्रकृति ही उनकी सबसे बड़ी गुरु है। इसलिए विज्ञान के सारे सिद्धांतों को भी वे प्रकृति में ही ढूंढते हैं। प्रकृति की चिंता भी वे किसी प्रिय और आत्मीय जन की तरह करते हैं। पेड़, पानी, पत्थर, नदियां आदि की चिंताएं कविता में यूं ही अभिव्यक्त नहीं हुए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं शिल्प सौंदर्य की तरफ। नक्शे आधुनिक काल में लिखी जा रही छंद मुक्त कविताओं का एक उदाहरण है। नक्शे कविता में न तो छंद है और न ही तुकबंदी। तो फिर सवाल उठता है कि यह कविता कैसे है, गद्य से किस प्रकार भिन्न है। आधुनिक कविताएं छंदविहीन होते हुए भी आंतरिक लय के कारण कविता होती हैं। नक्शे कविता भी आंतरिक लय के कारण ही कविता है। यह लय बनती है कविता में मौजूद भावार्थ एवं शब्दों के उपयुक्त स्थान पर प्रयोग से। उदाहरण के लिए कविता की ये 2 पंक्तियां लीजिए। पैमाना घटाते ही बौने हो जाते हैं पहाड़। इसे गद्य के रूप में कुछ यों लिखा जा सकता है, पहाड़ पैमाना घटाते ही बौने हो जाते हैं। इन गद्य पंक्तियों में कोई लय नहीं है, क्योंकि यहाँ व्याकरण के नियमों के अनुसार क्रम का पालन किया गया है। इसके विपरीत कविता की पंक्तियों में शब्दों के उचित प्रयोग के कारण एक आंतरिक लय है, जिसे आप भाव के अनुसार पढ़ते हुए भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आधुनिक काल की कविताओं में उतार चढ़ाव रखना होता है, क्योंकि यहाँ रुकने और आगे बढ़ने के लिए छंद की तरह तय नियम नहीं होते हैं। दूसरा, कविता पढ़ते हुए आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी कविता में विराम चिन्ह का उपयोग नहीं के बराबर किया गया है। पहला विराम भाई साहब के पश्चात संवाद को स्पष्ट करने के लिए आया है, तो दूसरा कविता के अंत में। यह सिर्फ नक्शे कविता की ही बात नहीं है। छंदमुक्त आधुनिक कविताओं में गद्य के विपरीत विराम चिन्हों का उपयोग अल्प ही मिलता है, कम ही मिलता है। ऐसे में कविता वाचन के दौरान कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, यहाँ कि कहाँ सुर को ऊपर की ओर ले जाना है,
तय करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कविता के भाव को ध्यान में रखकर ही ऐसी कविताओं का उपयुक्त आरोह अवरोह के साथ पाठ किया जा सकता है। आधुनिक कविता और गद्य की भिन्नता को आप इन बिंदियों को भी ध्यान में रखते हुए समझ सकते हैं। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि गद्य की तरह आधुनिक कविताएं निरंतरता में नहीं लिखी जाती। छोटे छोटे वाक्य, भाव और लय को ध्यान में रखते हुए एक खास क्रम में एक दूसरे के नीचे रखे जाते हैं। लिखने के इस तरीके और कारण को पहचानने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए कविता की शुरू की 6 पंक्तियों को ध्यान से देखिए कि उन्हें किस क्रम में एक दूसरे के नीचे रखा गया है। यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि गद्य लेखन से यह किस प्रकार भिन्न है, अलग है। तीसरा, पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि नरेश सक्सेना बोलचाल की भाषा के कवि है। इसलिए वे खुद भी मानते हैं कि उनकी कविताओं को आमतौर पर व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती है। उनकी भाषा सरल, सहज एवं बोलचाल के करीब है। उर्दू के शब्द भी जगह जगह मिल जाते हैं, जैसे नक्शा, पैमाना, तफरीह, मस्खरा आदि। इसके अलावा उनकी कविताओं में वैज्ञानिक शब्दावलियों का भी उपयोग दिखाई पड़ता है। 4. आधुनिक कविता में अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण तौर तरीकों में से एक है प्रतीक। इस कविता में भी प्रतीकों का सार्थक उपयोग किया गया है। यहाँ नक्शा और पैमाना अपने मूल अर्थ के अलावा अन्य अर्थों की ओर भी संकेत कर रहा है। कविता में आए प्रतीकों और उनसे जुड़े भावों का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। इन प्रतीकों को ध्यान में रखते हुए पुनः कविता के भाव का विस्तार करें। 5. कविता में एक खास तरह की नाटकीयता भी है। प्रारंभ में शांति, सहजता और गंभीरता, फिर एक बदहवासी एवं अंत में एक भय और सावधान सलाह नाटकीयता को उभारती है। नाटकीय बनाने के लिए जगह जगह नाटक की ही तरह संवाद का भी उपयोग किया गया है, जैसे भाई साहब, कहीं हम नक्शों से बाहर तो नहीं छूट जाएंगे, या फिर हमें तो अब यही अच्छा लगता है। 6. पदार्थों एवं प्रकृति का भी जीवंत चित्रण किया गया है, इसलिए नदियां मनुष्य की तरह बोल पड़ती हैं। कुछ और कविताएं स्वयं पढ़ें। पाठ से आगे, कविता से आगे। आपने जाना और समझा कि पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अतिरिक्त सजगता और चिंता के कारण ही नरेश सक्सेना को हरित कवि एवं उनकी कविता को हरित कविता तक कहा गया है। इसलिए आधुनिक कवि विष्णु खरे उनके बारे में लिखते हैं, हिंदी कविता में पर्यावरण को लेकर इतनी सजगता और स्नेह बहुत कम कवियों में के पास है। नरेश सक्सेना की कविताओं की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इंजीनियरिंग पेशे और विज्ञान का दखल उनकी कविताओं में लगातार बना रहता है। आप चाहें तो उन्हें वैज्ञानिक कवि भी कह सकते हैं। नरेश सक्सेना की कविताएं पूंजीवादी व्यवस्था एवं बाजारवाद के कारण पैदा हुई अमानवीय परिस्थितियों के प्रति भी गंभीर चिंता अभिव्यक्त करती है। आइए उनकी इन प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करने वाले कविताओं में से एक को पढ़ते हैं। एक वृक्ष भी बचा रहे। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा। अपनी गौरयों गिलहरियों से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले, कितनी लकड़ी लगेगी। शमशान की ताल वाला पूछेगा। गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है। लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के चाह घर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद
एक बेटे और बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। आइए आगे देखते हैं आपने क्या सीखा। यहाँ पर हम लोग दो कवि का पढ़े थे, एक पढ़े थे राजेश जोशी जी के कविता को, फिर हम लोग पढ़े नरेश सक्सेना जी के कविता को। संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं या टूट चुके हैं और उसकी जगह एकल परिवार बन रहे हैं। संयुक्त परिवार के टूटने से हमारे सामाजिक संबंधों को अपूरणीय क्षति पहुंची है। उपभोक्तावाद और पूंजीवादी जीवन मूल्य हमारी भारतीय परंपरा के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं। अतिथि देवो भव कि हमारी परंपरा एकल परिवार और व्यक्तिवाद के कारण नष्ट होती जा रही है। हमारी भारतीय परंपरा जीवन मूल्यों को सिखाती है, हमें उन्हें जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। नक्शे कविता में चित्रित किया गया है कि नक्शे में क्या है और क्या नहीं है, साथ ही नक्शे के स्वरूप और वर्तमान स्थिति की अभिव्यक्ति है। मनुष्य को नक्शे में शामिल होने की अंधी दौड़ से बाहर आना चाहिए। आइए अब हम लोग योग्यता विस्तार देखेंगे, कवि के बारे में भी हम लोग थोड़ा जानेंगे। ये सब आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस दिया जाए, क्वेश्चन आंसर सारा दिया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आपको सॉल्व सैम्पल पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस चाहिए, तो कांटेक्ट कीजिए 9051378712। आपको ये सब कुछ दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो सब की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं योग्यता विस्तार। राजेश जोशी जी के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। संयुक्त परिवार कविता के लेखक राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1986 माफ कीजिएगा 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने प्राणी शास्त्र में एमएससी और समाज शास्त्र में एमए की पढ़ाई की। उन्होंने कुछ दिन तक विद्यालय में अध्यापक की नौकरी की और बाद में बैंक की नौकरी करते हुए अवकाश लिया। राजेश जोशी की अनेक कविताओं का भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनके प्रकाशित कविता संग्रह हैं समर गाथा 1977 ईस्वी में, एक दिन बोलेंगे पेड़ 1980 में, मिट्टी का चेहरा 1985 में, नेपथ में हंसी 1994, दो पंक्तियों के बीच सन 2000, चांद की वर्तनी सन 2006, गेंद निराली मीठू की 1979। इनके कुछ कहानी संग्रह जैसे सोमवार और अन्य कहानियां 1982, कपिल के पेड़ 2001 और कई नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2002 में, शमशेर सम्मान 1996 में, मुक्तिबोध पुरस्कार 1978 में, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 1985 में इत्यादि। आइए नरेश सक्सेना जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। नरेश सक्सेना का जन्म 16 जनवरी 1939 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। पिता की नौकरी के कारण इनका बचपन जंगलों में नदियों के किनारे बीता। प्रकृति की स्वच्छंदता और उन्मुक्तता का यही अनुभव उनकी कविताओं में पर्यावरण की चिंता के प्रति अभिव्यक्त होता है। विज्ञान की पृष्ठभूमि से होने के कारण वे प्रकृति में विज्ञान एवं विज्ञान में प्रकृति ढूंढते हैं। कुल मिलाकर नरेश सक्सेना की कविताओं के मूल में पर्यावरण की चिंता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं इंजीनियरिंग पेशे का अनुभव मौजूद है। इसलिए कुछ आलोचकों ने उन्हें हरित कवि एवं वैज्ञानिक कवि जैसे नामकरणों से भी विभूषित किया है। इन सारी विशेषताओं के साथ साथ मानवीयता के प्रति
अगाध प्रेम से इनकी कविताएं परिपूरित हैं। इसलिए सिर्फ राष्ट्र ही नहीं, वैश्विक चिंताएं भी इनके कविताओं में अभिव्यक्ति पाती हैं। सामान्यतः इनकी कविताओं की भाषा बोलचाल की भाषा है। विज्ञान की पृष्ठभूमि से होने के कारण इनकी दृष्टि तार्किक एवं खोजपरक है। नरेश सक्सेना ने कम किंतु सार्थक कविताएं लिखी हैं। अब तक उनके 2 कविता संग्रह समुद्र पर हो रही है बारिश एवं सुनो चारुशिला प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। उनके द्वारा लिखा गया नाटक आदमी का आ देश की कई भाषाओं में 5000 से ज़्यादा बार प्रदर्शित हो चुके हैं। फिल्म निर्देशन के लिए भी उन्हें 1992 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें कबीर सम्मान सन 2017 में, पहल सम्मान सन 2000 में, भवभूति सम्मान, मीरा स्मृति सम्मान, कविता कोश सम्मान, जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान सन 2018 में आदि अनेक प्रसिद्ध साहित्यिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है।